हेलो स्कॉलर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में पिछले डिस्कशन में हमने बात कर लिया था इकोनॉमिक पे। जो पहला टॉपिक था हमारा इन्फ्लेशन में बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। जैसे हमने इन्फ्लेशन के टर्म्स पढ़ लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, सप्लाई, डिमांड और कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन सब पे बातें कर लिया था। प्लस रीजन्स हमने देखा था कि कौन कौन से रीजन की वजह से या किस वजह से इन्फ्लेशन मार्केट में आता है या देश में आता है। प्लस उसके इफ़ेक्ट्स भी हमने देखे थे। रीजन्स में हमने देखा था कि कुछ इंटरनेशनल रीजन थे और कुछ डोमेस्टिक रीजन्स थे। इफेक्ट किस पे अधिक पड़ता था ये भी सब हमने बातें कर लिया था। और प्लस इस पे स्टेप्स यानी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट या आरबीआई क्या क्या स्टेप ले रही थी, उन सब पे भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की क्लास में ये सेकेंड पार्ट हमारा होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ इन्फ्लेशन रहा उस पर हम डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन के को मेजर करने के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं या किस किस तरीके से हम पैरामीटर्स रखते हैं, कौन से स्टेप लगाते हैं, को मेजर कर सकते हैं उसको। और फिर हम बात करेंगे आगे कि इन्फ्लेशन के रेट्स, अलग अलग रेट होते हैं, दर होती है जिससे हम इन्फ्लेशन को मापते हैं। प्लस इन्फ्लेशन के टाइप्स ये भी बचे हुए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेंगे इन्फ्लेशन के साइकिल्स पे। इन्फ्लेशन कौन कौन सी साइकिल होती है, या साइकिल का मतलब जो आप चलाते हैं वो साइकिल नहीं, साइकिल का मतलब किस किस तरह से घटता और बढ़ता है इन्फ्लेशन, उस साइकिल को हम लोग डिस्कस करेंगे, बात कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब पे हम लोग वन बाय वन इन्फ्लेशन के टाइप्स, मेजर्स या इसके साइकिल या इसको हम किस किस रेट में दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है, स्पीड के हिसाब से घटना बढ़ना, इन्फ्लेशन की दर क्या होती है, उसको समझने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन को मेजर करने का कि कौन कौन से टूल्स होते हैं जिससे हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहला एक टर्म होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, 3 शब्द मैं आपको बता दूं, इन पे डिस्कस करा जाएगा जो हम टूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका टर्म्स है जीडीपी डिफ्लेटर, दूसरा है डब्ल्यूपीआई और एक लास्ट होता है सीपीआई। जीडीपी डिफ्लेटर, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई 3 मेजर्स होते हैं, यानी 3 तरीके से टूल्स होते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप में से पूछा जाएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। संदीप, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर? जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो जो नॉमिनल जीडीपी होती है और अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 से जीडीपी डिफ्लेटर निकाला जाता है। और नॉमिनल जीडीपी का मतलब है कि जो इस समय की जीडीपी है, और जो रियल का मतलब है कि जो पिछले वर्ष की जीडीपी है उससे भाग दे के 100 से गुणा करने पर जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। ये ऑल गुड्स एंड सर्विस पे निकाला जाता था। और ये जो है रियल डाटा दे देती थी, लेकिन बट ये डिले करती थी, बहुत ही लेट डाटा देती थी, इसलिए इसके वजह पर ये डब्ल्यूपीआई आया। इसके बाद डब्ल्यूपीआई आया। ठीक, वेरी गुड। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, इन्होंने बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर जो डेटा देता था ये एग्जैक्ट डेटा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि ये डेटा लेट आता था, बहुत डिले होता था। इसी वजह से इसको फिर पोस्टपोन कर दिया, हटा दिया गया। इसकी जगह फिर डब्ल्यूपीआई को लाया गया। तो डब्ल्यूपीआई या जीडीपी डिफ्लेटर ये 1992-93 से लगभग चल रहे थे। ठीक है, ये सिस्टम, ये टूल हम यूज करते थे क्या दिखाने के लिए, इन्फ्लेशन कि मार्केट में कितना इन्फ्लेशन है, कितना इसकी दर है, या कैसे कैसे हम किस किस चीज़ों को चेक करेंगे तब पता करेंगे कि हाँ मार्केट में इन्फ्लेशन है या नहीं है, किसका दाम बढ़ा है, किसका दाम घटा है। तो हम मेजर करने के टूल्स होते थे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। इन्होंने बताया कि जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला बता दिया। फार्मूला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ से, सीधे सीधे फार्मूला। तो पहले होगा नॉमिनल जीडीपी अपान या बटे रियल जीडीपी इंटू 100। ये हम फार्मूला लगाएंगे तो जो जीडीपी निकलता था जीडीपी का, या कह सकते हैं जिसको डिफ्लेटर निकलता था इन्फ्लेशन का, वो एग्जैक्ट निकलता था। ठीक है, लेकिन लेट होता था इसका डेटा, 2-3 महीने लग जाते थे या 6 महीने लग जाते थे या साल भर लग सकते थे। लेकिन आगे अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, अब इनका डेटा थोड़ा अर्ली होगा, जल्दी होगा, और लगभग गुड्स एंड सर्विस दोनों को मेजर किया जाएगा इसमें। तो अगली बात कर लेते हैं हम लोग डब्ल्यूपीआई पे। डब्ल्यूपीआई बात करिए, बताइए डब्ल्यूपीआई क्या है। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें होता है कि ये कंपनी या इंडस्ट्री में जो सामान बनती है उस पर मेजरमेंट किया जाएगा इन्फ्लेशन का। इसमें ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग को मोर वैल्यू दी जाती है, और इसकी एक मिनिस्ट्री होती है जिसे हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ये इसका डेटा इशूज करती है। और इसमें 4 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स जिसमें 117 आइटम्स हैं, और उसके बाद फ्यूल है उसमें 16 आइटम्स हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें 564 आइटम्स हैं। उसके बाद आता है मेन डब्ल्यूपीआई जिसमें 697 आइटम्स हैं।
इसका बेस ईयर होता है 2011 और 12। इसमें अपना डाटा देना स्टार्ट की थी। उसका मोर वैल्यू, ये मोर वैल्यू जैसे मैंने पहले बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग को देती है, और इसका जो हटा दिया गया 2014 से इसको हटा दिया गया, इसलिए किया कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है उसको नहीं बताती थी, बल्कि ये जो कंपनी या क्या बोलते हैं फैक्ट्री में है उसी को इन्फ्लेशन को मापती थी, जिससे इसको हटा दिया था। और ये अपना क्या बोलते हैं कि डाटा 14 तारीख को, हर एक महीने 14 तारीख को देती थी। हाँ, ठीक, वेरी गुड। ये था आपका WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका डेटा जो रिलीज होता है, यानी जो इंडेक्स जारी होता है वो हर मंथली होता है। मंथली ये भी होता है, CPI भी मंथली होता था, ठीक, वो भी मंथली होता है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या थी कि इसका जो डेटा था वो एग्जैक्ट नहीं होता है, इंडेक्स एग्जैक्ट नहीं होता है, यानी जो हमारे आपके जो हम यूज करते चीज़ें वहाँ से इन्फ्लेशन मापा नहीं जाता था। मापा कहाँ जाता था? कंपनी में, फैक्ट्री में, जहाँ पे चीज़ें मैन्युफैक्चर होती थी। इसी वजह से इसका डेटा हम अब इन्फ्लेशन मापने के लिए यूज नहीं करते हैं। अब हम जिस डेटा का यूज करते हैं, जिस इंडेक्स का यूज करते हैं वो है CPI। तो CPI बताइए। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको इशू करते हैं, और यह 11 तारीख के, मतलब हर मंथली 11 तारीख को यह इशू होता है, और इसका मेन वैल्यू गुड्स और सर्विस को दिया जाता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस दोनों को रखा जाता है। और इसमें तीन प्रकार के होते हैं, रूरल एरिया, अर्बन और मेन CPI। इसमें टोटल 250 आइटम्स रखे जाते हैं, और इसका बेस एरिया 2012। चलिए, वेरी गुड। CPI इन्होंने बताया कि CPI क्या है। ये CPI स्टैटिस्टिक प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको इशू किया जाता है, और इसको इस डेटा को कलेक्ट कौन करता है? NSSO करता है, जो फिलहाल इसका नाम चेंज कर दिया गया है CSO। ठीक है, इसका CSO कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया है। ये डेटा इसको कलेक्ट करता है। ये 3 तरह के होते हैं CPI, 3 तरह के होते हैं। एक होता है अर्बन के लिए, एक रूरल के लिए, और एक होता है मेन के लिए। मेन का मतलब कंबाइंड, रूरल और अर्बन दोनों का लिस्ट बनाएगा ये, और इंडेक्स जारी करेगा किस चीज़ का कितना दाम बढ़ा है, और हर महीने का मेजर करेगा ये, साल भर का नहीं, साल भर में कितना दाम किसका बढ़ा है। ठीक है, इसमें गुड्स एंड सर्विस दोनों को रखा गया है। इसका मतलब इस लिस्ट में सर्विस का दाम भी कितना बढ़ा है एक महीने में, सेवा का, और प्लस गुड्स का भी कितना दाम बढ़ा है उसको भी मेजर करेगा, दोनों करेगा। ये हर महीने की 11 तारीख को रिलीज़ करता है अपना डेटा, हर महीने की। जैसे अभी सब WPI ने देखा था वो हर महीने की 14 तारीख कर रहा था, और ये हर महीने की 11 तारीख को अपना डेटा रिलीज़ करेगा। यानी अगर आपको चेक करना हो कि किस चीज़ का दाम पिछले महीने की अपेक्षा कितना बढ़ा है इस महीने में, तो आप 11 तारीख को उस महीने में जाके चेक कर सकते हैं कि पिछले महीने इसका दाम कितना था, अब कितना है। तो ये क्या था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट था आपका, इन्होंने बताया इसका जो बेस ईयर है 2011-12 है, सेम ईयर जो भी है। इसका मतलब हम 2014 से लगातार हम यूज कर रहे हैं किस इंडेक्स का? CPI का। 2014 के पहले हम WPI का यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत बातें छूटी गई हैं, जो आप लोगों में से कोई बताएं क्या क्या चीज़ में और इसमें बताना है, कुछ और चीज़ें यूज कर सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि 2014 से इसमें जो डियरनेस अलावेंस दिया जाता है, महंगाई भत्ता, वो CPI के थ्रू दिया जाता है। CPI पर बेस्ड है। और मनरेगा का जैसे पैसा वो बढ़ाना हो तो CPI के आधार पर बढ़ाया जाता है, और से ये अपना डाटा हर महीने की 11 तारीख को रिलीज करती है। वेरी गुड। ये बातें हो गई हमारी WPI और CPI। इसका मतलब हमने 3 टूल्स देख लिया। एक देखा हमने GDP डिफ्लेटर, दूसरा हमने WPI, और तीसरा हमने देखा CPI। तीनों समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। फिर दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, फिर से डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन रेट, यानी महंगाई की जो दर होती है, किस दर से किस स्पीड से घटती बढ़ती है, उस दर को कुछ नाम दिया गया है, उसको नाम को बताइए। इन्फ्लेशन को निम्नलिखित प्रकार से मापते हैं, जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन, रनअवे इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इन सब का अलग अलग दर होती है। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन 3%, वॉकिंग इन्फ्लेशन 3 से 6%, रनिंग इन्फ्लेशन 10 से 20, ग्लोपिंग इन्फ्लेशन 20%, रनअवे इन्फ्लेशन 100 से 200%, हाइपर इन्फ्लेशन
1000 इन्फ्लेशन परसेंट होती हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे जिम्बाब्वे, जर्मनी में 1921 को और 21 और 22 में हुआ था। और यूएसए में 1929 में डिफ्लेशन इसका हुआ था। इन्फ्लेशन का रेट इन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि इन्फ्लेशन की एक दर होती है जिस दर से हम हर देश का रेट मापते हैं। जैसे हमने देखा था कि इंडिया ने भी अपना कुछ रेट फिक्स कर रखा है, अपना एक टारगेट रखा है कि उसके ऊपर नहीं जाना, ना उसके नीचे जाना। यानी इन्फ्लेशन दोनों कंडीशन ख़राब है। अगर ज़्यादा बढ़ती इन्फ्लेशन तब भी दिक्कत है और कम होती है तब भी दिक्कत है। ठीक है, तो अब जैसे कुछ टर्म्स इन्होंने बताया कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसका मतलब रेंगती हुई महंगाई। जो स्लो है इसका मतलब महंगाई ज़्यादा नहीं है, यानी 3 से 4% तक की इन्फ्लेशन रेट है ये। 3% तक का हर साल किसी के दाम 3% तक बढ़ रहा है। ठीक है, अगला हमने देखा था, इन्होंने बताया कि वॉकिंग इन्फ्लेशन इसका 3 से 6% का दर रहेगी। फिर रनिंग इन्फ्लेशन जो 10 से 20% रहेगी। गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो थोड़ा ज़्यादा होगी, उछलती कूदती कहते हैं इसको, ये 20% प्लस रहेगी इन्फ्लेशन पर ईयर। और रनवे इन्फ्लेशन ये भागती रहेगी, इसका मतलब रनवे भागती इन्फ्लेशन रहेगी। इसका स्पीड क्या होगा, 100 से 200%। किसी चीज़ का दाम, जैसे ये पेन है तो इस पेन का दाम 1 साल में 100 गुना बढ़ गया, यानी 100% बढ़ गया या 200% बढ़ गया किसी चीज़ का दाम, तो उसको बोलेंगे रनवे इन्फ्लेशन। एक लास्ट होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत ज़्यादा, इसका मतलब 1000% से किसी चीज़ का दाम बढ़ गया तो उसको बोलेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, यानी किसी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इन्फ्लेशन अब किसी के बस में नहीं है, ना तो आरबीआई की बस में है, ना ही गवर्नमेंट की बस में। इसमें किसी की बस नहीं चल पाता है। इतनी तेज़ किसी का दाम बढ़ गया है तो अब चारों तरफ क्या हो जाएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि जर्मनी में और जिम्बाब्वे में 1921-22 में डिप्रेशन की सिचुएशन आई थी, प्लस यूएसए में भी 1929 में डिप्रेशन आया था। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि इन्फ्लेशन के रेट क्या क्या होते हैं। अब हम आ जाते हैं सीधे बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन साइकिल पर। इन्फ्लेशन साइकिल क्या होता है, जैसे ये बेस होता है, आपको यह ध्यान देना है कि ये हमारी ग्रोथ के ऊपर बेस होता है। यानी जीडीपी जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर बेस होगा, कैसे ग्रोथ बढ़ेगी घटेगी, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन का साइकिल। ठीक है, यानी ग्रोथ साइकिल भी कर सकते हैं, इन्फ्लेशन साइकिल भी कर सकते हैं। ये हमारे ग्रोथ पे, अगर इन्फ्लेशन घट रहा है बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ पे, जीडीपी ग्रोथ पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन साइकिल की बात करें तो एक टारगेट होता है 4 प्लस माइनस। इसमें टारगेट होता है, अगर 4 प्लस माइनस टारगेट से ऊपर जा रहा है तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। अब ग्रोथ से ऊपर बिल्कुल चला जाएगा टारगेट से बिल्कुल, उसको बूम बोलेंगे, उसको बूम कहते हैं। यदि बूम से टारगेट की तरफ अगर नीचे आएगा तो उसको स्लो डाउन कहते हैं, उस इन्फ्लेशन को स्लो डाउन इन्फ्लेशन कहते हैं। अब टारगेट से नीचे आने लगा तो रिसेशन बोलेंगे, और रिसेशन से आगे तो मान लीजिए थोड़ा और बड़ा डिप्रेसिएशन की तरफ तो ग्रोथ रिसेशन बोलेंगे। अब बिल्कुल नीचे चला गया तो उसमें डिप्रेसिएशन की स्थिति हो जाती है, महामंदी की स्थिति हो जाती है। अब महामंदी से अगर थोड़ा टारगेट की तरफ बढ़ता है तो रिकवरी इसको बोलते हैं, और टारगेट से अगर ऊपर जाएगा तो उसको ग्रोथ रिकवरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें रिसेशन में होता है कि डबल रिसेशन। डबल रिसेशन मतलब क्या, डबल डीप रिसेशन। डबल डीप रिसेशन मतलब क्या कि एक बार नीचे रिसेशन की तरफ गई फिर उठी फिर रिसेशन की तरफ, यहाँ पर डबल डीप रिसेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कंट्रियों का अलग अलग टारगेट होता है। जैसे डेवलप जो कंट्री है उनका 1 से 2% होता है, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनका 4 से 5% होता है। इसमें इंडिया का जो है 4+-2 है। उन्होंने बताया बहुत अच्छी तरीके से कि इन्फ्लेशन का जो साइकिल होता है ये एक हर देश अपना अपना कोई टारगेट सेट करता है, उसके हिसाब से कितना इन्फ्लेशन बढ़ी कितनी घटी एक देखते हैं। मैंने बताया आपको कि जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से हम इन्फ्लेशन को देखते हैं, चेक करते हैं कि जितना जीडीपी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डाल रहा है उसको देखते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब टारगेट से ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हमारी ज़्यादा हो रही है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी हो रही है, कंपनियाँ अच्छी चल रही हैं, सबको नौकरी मिल रही है, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, तो ये हम किधर जा रहे हैं, बूम की तरफ जा रहे हैं। यानी हमारा देश बढ़िया डेवलप की तरफ बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ रहा है या डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, तो उसको हम बूम कहते हैं। लेकिन जब प्रोडक्शन कम होने लगता है, नौकरी छूटने लगती है, कम होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसेशन की तरफ हम जाते हैं। यानी हम स्लो डाउन कर रहे धीरे धीरे, और फिर जब टारगेट से नीचे चले जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे रिसेशन। और यही रिसेशन लंबे समय तक बना रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा।
यानी महामंदी आ जाएगी, जैसा कि अभी आपने देखा जर्मनी में, जिम्बाब्वे में और यूएसए में। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी रही है। फिर हम रिकवर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर कोरोना का समय था तो कोरोना के समय में देखिए आपने कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों की नौकरी छूटने लगी, सब लोग घर बैठने लगे। इसका मतलब ग्रोथ क्या हो गया, हमारा कम होने लगा, है ना। तो कुछ सिचुएशन आपको देखने को मिली होगी यहाँ पे कोरोना वाले टाइम में। लेकिन हमने क्या किया, हमने प्रयास किया कि सबको फैसिलिटी दी जाए, सबको खाने की चीज़ प्रोवाइड करवाई जाए, सबको जो एसेंशियल चीज़ें उनको दी जाए। तो इस वजह से हम इस तरह की कंडीशन में नहीं जा पाए। हमारा देश तो बिल्कुल भी नहीं रहा उस तरह से, मंदी तो आई थी, ठीक है मंदी आई थी, लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं गए थे। इस बात को ध्यान रखना। कुछ और टर्म्स आते हैं, जैसे आते हैं रिकवरी। तो अभी कुछ न्यूज़ में रहता है हमेशा वी शेप रिकवरी या डब्ल्यू शेप रिकवरी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम रिकवर कर रहे हैं धीरे धीरे। कंपनियां खुल रही हैं, जॉब क्रिएट हो रही हैं, ठीक, प्रोडक्शन थोड़ा सा हो रहा है, तो हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम रिकवर कर लेते हैं, यानी हमारे टारगेट से ऊपर आ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिकवर्ड। यानी कि अब रिकवरी ये होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं ग्रोथ बोल देते हैं, रिकवरी ग्रोथ कर देते हैं। ठीक है, और यही फिर ग्रोथ होते होते फिर हम कहाँ आते हैं, बूम पे पहुँच जाते हैं। तो ये साइकिल है ये, यानी जैसे हमारी नफ्स चलती है ऊपर नीचे, ठीक उसी तरह से देश का जीडीपी भी घटता बढ़ता रहा। इससे बहुत टेंशन नहीं लेना, बस ये देखना है कि हमारा जो टारगेट है उसके आसपास बने रहना है, उसके बहुत नीचे नहीं जाना है। तो यही हर देश कोशिश करते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि एक डेवलपिंग कंट्री होती है और एक डेवलप कंट्री होते हैं। डेवलप्ड के लिए जो एक रेट रखा गया वो 1 से 2% का होता है उनके लिए, यानी उनके यहाँ अगर इन्फ्लेशन 1 से 2% भी बढ़ा या उससे ज़्यादा हुआ तो उनको टेंशन होने लगती है, फटाफट वो लोग स्टेप लेंगे, गवर्नमेंट और आरबीआई। अगर वहाँ आरबीआई होगा, इससे हमारे आरबीआई है, उनके यहाँ भी उनका सेंट्रल बैंक होगा, वो अपना स्टेप लेना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्री के लिए 4 से 5 रखा जाता है, लेकिन हमने कुछ अपना खुद का अपना एक रेट रखा है, उस पर अपनी दर को बना के रखना है, जीडीपी दर को या इन्फ्लेशन दर को बना के रखना है। ठीक है, उससे नीचे होगा तब भी दिक्कत है। इसे 4+-2 है, इसका मतलब अगर 6% बढ़ी इन्फ्लेशन तब भी हमको सोचना पड़ेगा, और अगर 2% नीचे आ गई तब भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हमने देखा कि हर देश अपना अपना टारगेट रखते हैं। ओके, तो इन्होंने जो टर्म बताया, इस टर्म्स में एक बार बोल देना चाह रहा हूँ कि जैसे बूम है, स्लो डाउन है, रिसेशन है, डबल डिप रिसेशन है, या ग्रोथ रिसेशन है, डिप्रेसेशन है, रिकवरी है, वी शेप रिकवरी, ठीक है, या ग्रोथ रिकवरी। इस तरह से कुछ टर्म्स आते हैं। बस टर्म्स आपको देखना है कि उसकी स्पीड के हिसाब से, घटने बढ़ने की स्पीड से आगे हम केवल टर्म रखते हैं और कुछ है वह नहीं। ठीक है, टर्म पे ही खाली फोकस करना है। ठीक है, इकोनॉमिक इतना आसान कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा टर्म्स को, वर्ड को समझ लेंगे तो कोरिलेट करना है डेली लाइफ से, चीज़ों के दाम घटने बढ़ने से। ठीक है, तो हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं टाइप्स पे, इन्फ्लेशन के टाइप्स, यानी इनको हम अलग अलग टाइप्स में या काइंड्स में हम जानते हैं, अलग अलग इनका नाम है, इनकी स्पीड के हिसाब से, इनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम इनको अलग अलग नामों में बांटे हैं। तो इसमें पहला टाइप होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। 1 by 1 करके मैं सबसे पूछूंगा, एक एक करके सब लोग बताइएगा, एक एक केवल। ठीक है, 1 by 1 क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसमें क्या चीज़ें बढ़ती घटती हैं, उसको बताएंगे। तो पहले यह पॉइंट आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, कैसे अराइज? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है कि डिमांड, मार्केट में डिमांड अधिक है, बट जो वस्तु है या सामान है वो मार्केट में उपस्थित नहीं होते हैं। इसके मतलब कि डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई या प्रोडक्शन उस वस्तु का कम रहता है, इसे हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई आई है, सिंपल सी बात है। जिस चीज़ की डिमांड है उस चीज़ की महंगाई आ जाती है, इसीलिए बोलते हैं इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड ने इन्फ्लेशन को खींच लिया है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? कास्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो जो फैक्ट्रियों में कच्चा मटेरियल होता है, अगर उसका दाम बढ़ जाए तो और उसमें वृद्धि हो जाती है उसके दाम में, तो उसको कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला है प्रोटीन इन्फ्लेशन। प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या है? प्रोटीन इस समय जैसे कि जो प्रोटीन युक्त की चीज़ें हैं, अगर उसका दाम बढ़ जाता है तो उसको हम प्रोटीन इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसे कि अंडा हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, एक प्रोटीन की चीज़ें उनका बढ़ गया, इनको प्रोटीन इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कैसे कहते हैं? जैसे बाहरी कोई हुआ है, बाहरी की वजह से, जैसे कोई क्रूड ऑयल हुआ, अच्छा तेल मंगाते हैं, एक्सपोर्ट, पूरी इकोनॉमिक हमारी बेस है, जिस पे ऑयल हो गया, कच्चे तेल हो गए,
है ना, पेट्रोल डीजल हो गया, इन पे पूरी इकोनॉमिक बेस्ड होती है। तो उसी के दाम अगर बढ़ गया तो उसकी वजह से आने वाली महंगाई को एग्रीकल्चर में जैसे प्रोड्यूस जो हो रहा है वो कम हो गया, उसकी वजह से कॉर्नफ्लेक्स आ सकता है। इन्होंने बताया कास्ट पुश इन्फ्लेशन, समझ में आ गया होगा क्या होता है कास्ट पुश का मतलब। सिंपल सी बात है, जब कीमतें बढ़ती हैं किसकी, रॉ मटेरियल की, और रॉ मटेरियल कीमत बढ़ने की वजह से मार्केट में क्या हो गई, महंगाई आ जाती है, तो उसको बोलते हैं कास्ट पुश। इसका मतलब कास्ट जो होती है, एक हमने पढ़ा था प्राइस और एक कास्ट। प्राइस क्या होता है, जो मार्केट में चीज़ों का दाम होता है उसको बोलते हैं प्राइस, यानी MRP आपने देखा होगा, ठीक है। और कास्ट क्या होती है, कास्ट उसके बनने से पहले के जो कच्चा मटेरियल लगता है यूज, उसका जो दाम होता है उसको बोलते हैं कास्ट, ठीक है। तो कास्ट की वजह से महंगाई पुश हो गई है, महंगाई आगे बढ़ गई है, ढकेल दिया महंगाई की, महंगाई आ गई है, उसको बोला कास्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद प्रोटीन इन्फ्लेशन। इन्होंने बताया कि प्रोटीन युक्त चीज़ें जो होती हैं उसकी वजह से जो महंगाई आई है, यानी कि प्रोटीन चीज़ों के दाम जो है बढ़े हैं, प्रोटीन युक्त चीज़ों के दाम बढ़े हैं, जैसे अंडा, दूध, जो प्रोटीन जिसमें पाया जाता है उसकी वजह से बढ़ा है। लास्ट में इन्होंने बताया कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक जिस पे बेस्ड पूरी है उसका दाम बढ़ेगा, जैसे पेट्रोल डीजल कच्चा तेल जो होता है उसकी वजह से पूरी इकोनॉमिक चलती है, ठीक है। इसीलिए हम डिपेंड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक है, जो किसी जो बेस्ड है, जैसे पेट्रोल डीजल पे दूसरे देशों से मंगाते हैं, तो अब हम क्या करें, कुछ शिफ्ट करें इसको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो हो सकता है कि हमारी जो GDP है या उस पर बेस्ड हो जाएगी, तो हमको उन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, तो हम अपनी GDP को कंट्रोल कर सकते हैं या इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब एक दो कंडीशन और है, जैसे डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, इसको समझाइए। डिफ्लेशन, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और इससे होता है कि ये क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन की तरफ बढ़ने लगता है। और इसमें क्या होता है कि वस्तु और सामानों जो होते हैं, सर्विस या वस्तु उसमें कम हो जाते हैं, इंडस्ट्रियाँ क्लोज हो जाती हैं। और डिसइन्फ्लेशन में होता है कि सामान हमारे यहाँ अत्यधिक होने के कारण उसमें जो घटाव होता है, मतलब रेट क्या होती है, कम होने लगती है। उसमें होता है जैसे डिसइन्फ्लेशन ठीक उल्टा है इन्फ्लेशन का। हाँ, इन्फ्लेशन का डिसइन्फ्लेशन उल्टा है, सही है। हाँ, उसमें जैसे वस्तुएं अधिक हो जाती हैं और उनके दाम घटने लगते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन में वस्तुएं कम होती हैं और उनका दाम बढ़ने लगता है। इसका ठीक उल्टा। हाँ, उसका डिसइन्फ्लेशन। जैसे एग्जाम्पल में 30% से 25%, 20% इस तरह घटना जाएगा, इसमें परसेंटेज में घटाव देखा है। नेक्स्ट एक दो नेक्स्ट टर्म और है, स्टैगफ्लेशन है या टारगेटिंग इन्फ्लेशन है, इसको बताइए संतोष। इन्फ्लेशन प्लस डिप्रेशन को मिलाकर बनता है, जैसे कि RBI इंटरेस्ट RR बढ़ा देता है। टारगेटिंग इन्फ्लेशन का बात करें तो इसमें जो कंट्री होती हैं अपना अलग अलग टारगेट एक फिक्स करती हैं। इसमें डेवलप जो कंट्री है उनका 1 से 2% होता है। अगर 1-2% इधर हुआ हो तो तुरंत उस पर देखते हैं कि कैसे होगा, तुरंत स्टेप लेती हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका टारगेट होता है 4 से 5%। और इसमें इंडिया का जो टारगेट है 4+-2 है। इंडिया का जो है 4+-2 है। स्टैग इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें इन्फ्लेशन प्लस डिफ्लेशन दोनों मिलाकर देखा जाता है। इसमें जो RBI है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है और जो इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां आती हैं FDI वो कम हो जाती हैं। और इसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी इसमें कम हो जाते हैं और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है इसमें। और जो RBI है इसमें टेलीमिया हो जाती है, मतलब कन्फ्यूज हो जाती है कि क्या स्टेप लिया क्या नहीं ले, इसमें कन्फ्यूज हो जाती है, डायलेमा में सिचुएशन बन जाती है, इसमें कॉर्टिक हो जाता है, इसका एकदम कन्फ्यूज है कि स्टेप ले या न ले। जैसे RBI स्टेप लेगी तो सोचेगी कि आप इंटरेस्ट बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं, गवर्नमेंट लेगी तो सोचेगी कि सब्सिडी लगा दें कि टैक्स बढ़ा दें। इसमें कन्फ्यूज रहते हैं गवर्नमेंट और RBI दोनों। इसी सिचुएशन क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन, ठीक है, इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आता है स्टैगफ्लेशन के बारे में, तो आपको सिचुएशन समझना है बस। तो ये आपके टाइप्स रहे हैं कितने तरीके से इन्फ्लेशन होते हैं, ठीक है। तो हमने लगभग सारी बातें कर लिया इस पर, जो भी चीज़ें थी, जो डाउट था हमने क्लियर कर लिया। इन्फ्लेशन मेजर्स हमने समझा, रेट समझ लिया, इन्फ्लेशन कितने रेट होते हैं, साइकिल समझ लिया और लास्ट में टाइप्स भी देख लिया। तो जो भी बचे रिमेनिंग पार्ट थे इन्फ्लेशन पे हमने थोड़ा उसको समझने की कोशिश किया। तो आज क्लास में इतना ही। हम लोग कल अगले क्लास में मिलेंगे बैंकिंग चैप्टर लेकर के, उस पर डिस्कस किया जाएगा, समझने की कोशिश किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।